बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एम.टी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हटक का सलाम। अच्छा, हमारा जो पिछला लेक्चर था 34 नंबर लेक्चर, इसमें हमने ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट जो है उनको एक्सप्लोर किया था। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि जो हमने आखिर में जो हम इनकी रिजल्ट वगैरह को इंटरप्रेट करते थे, तो इसमें हमने 3 ग्राफ ड्रा किए थे। तो जो इनमें सबसे पहला ग्राफ था वो था डिविएटर स्ट्रेस और जो एक्सियल स्ट्रेन है इनके दरमियान था। अ, तो आज के सेशन में हम उसी ग्राफ को थोड़ा एलाबोरेट करेंगे कि इनका जो इंजीनियरिंग मीनिंग है वो क्या है। इनको हम अगर एज जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर आप इनको कैसे इंटरप्रेट करते थे, इनका मतलब क्या होता है जो ग्राफ वगैरह हमारे पास आ जाता है। तो आज के सेशन में हम इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने से पहले आप अगर मेरे सेशन पे नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं या यूटेक से आपका वास्ता है, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड इंजीनियरिंग जजमेंट विद रेफरेंस टू जियो टेक्निकल एनालिसिस एंड ASTM D4767। अच्छा, ये हमारा जो है ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है। बेसिकली इसमें जो हम ग्राफ थे, जो सबसे पहला ग्राफ था वो है डिविएटर स्ट्रेस और जो एक्सियल स्ट्रेन था उनके दरमियान, उसको एक्सप्लोर करना है। लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले हम थोड़ा ये कंसेप्ट बना लें कि डिविएटर स्ट्रेस होता क्या है। तो जो सबसे पहले है हमारे पास वो लिखा है व्हाट इज डिविएटर स्ट्रेस। अच्छा, डिविएटर स्ट्रेस क्या है? Deviator stress is the difference between the major principal stress sigma 1 and minor principal stress sigma 3 acting on a side sample। अच्छा, मेजर ये इसलिए है कि जो हम याद होगा जो चेम्बर वगैरह होता है कन्फाइनिंग चेम्बर, उसके अंदर जो हम साइल वगैरह के सैंपल लगते हैं, तो इन पर से जो हम प्रेशर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, तो इसी जो अप्लाइड लोड की वजह से जिसमें जो स्ट्रेसेस वगैरह आ जाता है उसी को हम बेसिकली सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करता है। ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा, एक जो इनकी सेल प्रेशर होता है, जो कन्फाइनिंग एनवायरनमेंट है, बेसिकली जो एक इनका जो साइड से इनकी प्रेशर बन जाती है, इनको हम सिग्मा 3 या माइनर प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो जो डिविएटर स्ट्रेस है वो बेसिकली है क्या कि इन दोनों के जो डिफरेंस है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, बेसिकली उसी को हम डिविएटर स्ट्रेस बोलते हैं। कि जो सिग्मा 1 है वो एक्सियल जो अप्लाइड लोड की वजह से, जो सिग्मा 3 है वो कन्फाइनिंग जो चेम्बर है इनकी वजह से जो इनकी प्रेशर डेवलप होते हैं, बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर लेता है। अच्छा, ट्राई एक्सियल टेस्ट में जो हमारे पास सिग्मा 3 है वो जो सेल प्रेशर होता है, बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके अलावा जो एक्सियल लोड है जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, लोड इनके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, बेसिकली ये सिग्मा 1 वहाँ पे, क्योंकि जो सिग्मा 1 स्ट्रेस की बात करते हैं वो लोड पर यूनिट एरिया की हम अक्सर डिफाइन कर लेते हैं। तब इन दोनों का डिफरेंस जो है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये डिविएटर स्ट्रेस कहलाता है। इट रिप्रेजेंट शेयर लोडिंग अप्लाइड टू द साइल, मतलब ये जो नेक्स्ट, ऐसे समझ लो जो नेक्स्ट लोडिंग है, इन दोनों को जो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है, वो बेसिकली जो है ऐसे समझ लो जो हमारे पास साइल सिंपल होता है शेयर लोडिंग, ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग मीनिंग क्या है कि जो डिविएटर स्ट्रेस है ये बेसिकली डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब यह है कि इनकी जो शेप वगैरह है वो चेंज कर लेता है, इसमें मतलब इसमें डिविएशन वगैरह आ जाती है। और ये बेसिकली जो दूसरा पॉइंट है ये शेयर फेल्यूर, जिसमें सैंपल की वगैरह आ जाती है, ये बेसिकली इसी डिविएटर स्ट्रेस की वजह से आ जाती है। और तीसरी पॉइंट ये है कि हमारे पास जो जितना भी डिविएटर स्ट्रेस हाई होगा उतना ही जो ऐसे समझ लो कि हम फेल्यूर के नजदीक होंगे, फेल्यूर की जो क्लोज वैल्यू होंगी हमारे पास। अच्छा, दूसरी जो डिविएटर स्ट्रेस है इनका जो शेयर स्ट्रेस है उनके साथ क्या रिलेशनशिप है ट्राइएक्सियल कंप्रेशन में। तो आमतौर पर जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है जिसको हम टर्म मैक्सिमम बोलते हैं, वो किस चीज के बराबर है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास हमें ये भी याद है कि जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 है ये हमारे पास डिविएटर स्ट्रेस है। तो डिविएटर स्ट्रेस हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वगैरह। तो ये भी हमारे पास ऐसे समझ ले का फार्मूला आ गया। अच्छा, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है फिजिकली? जो अगर हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 3 दोनों बराबर है तो इसमें जो डिविएटर स्ट्रेस है वो हमारे पास
जीरो होगा, मतलब इसमें कोई शेयर वगैरह कंप्रेशन वगैरह नहीं होगी। जो दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3, मतलब जो अप्लाइड लोड की वजह से जो स्ट्रेस है वो जो सेल प्रेशर इनसे ज्यादा है, तो ऐसे समझ लो इसमें शेयर डेवलप होगा। तो इसमें ऐसे समझ लो कि इसमें कुछ डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी या फेल्योर वगैरह की फॉर्म जा रहा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला है साइल स्ट्रेंथ एनालिसिस, के बेसिकली ये हम जो फेल्योर कंडीशन है साइल में, कि जो हम सैंपल वगैरह हम इसमें टेस्ट कर लेते हैं, तो हमें जो फेल्योर कंडीशन का पता चल जाता है कि कितने स्टेज के ऊपर इसमें फेल्योर वगैरह आ जाती है, तो हम इसी टेस्ट बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये है जो जो ट्राई एक्सियल टेस्ट ग्राफ है कि डिविएटर स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेन वगैरह के दरमियान में, इसमें जो हमारे पास पीक वैल्यू आ जाती है वो बेसिकली फेल्योर स्ट्रेस है, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इससे हमने ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस वगैरह अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसके बाद जो इनकी डिविएटर जो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, इसकी फेल्योर वगैरह आ जाती है। अच्छा, इनकी जो एप्लीकेशन कहाँ पे है? फाउंडेशन में बेसिकली हम फाउंडेशन वगैरह डिजाइन करते हैं, या कोई और स्लोप वगैरह जहाँ पे हमने डिजाइन करना हो उसी के लिए, या ऐसे समझ लो कि हम साइल को के ऊपर जितना लोड आ रहा है, जो मैक्सिमम लोड है हमारे पास पता चल जाता है कि कितने मैक्सिमम लोड वगैरह साइल वगैरह सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा, ये सिंपल कुछ एग्जांपल है कि इसको अगर हमारे पास सिग्मा 1 है वो 300 किलो पास्कल है, सिग्मा 3 100 है, तो जिसमें डिविएटर स्ट्रेस होगा, जाहिर बात है इन दोनों के डिफरेंस से बराबर होगा, 300 माइनस 100, तो हमारे पास 200 किलो पास्कल होगा। अच्छा, की कंसेप्ट क्या है कि जो डिविएटर स्ट्रेस है बेसिकली शेयर काजिंग स्ट्रेस है, जो हम शेयर फेल्यूर आ जाती है या शेयर स्ट्रेस वगैरह आ जाती है एग्जाम्पल में, ये बेसिकली डिविएटर स्ट्रेस की वजह से आ जाता है। अच्छा, जो दूसरी चीज है हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस वगैरह, ये वॉल्यूम चेंजेस, इसमें कोई फेल्यूर वगैरह नहीं होती, इसे समझ लो इसमें सिर्फ वॉल्यूम चेंजेस होती है, इसमें कोई शेप वगैरह की डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होती। अच्छा, ये हमारे पास जो मेन ग्राफ है, तो पहले हमने थोड़ा डिविएटर स्ट्रेस को एक्सप्लेन किया कि होता क्या है। तो ये हमारे पास जो मेन ग्राफ था वो ये था कि जो डिविएटर स्ट्रेस और जो एक्सियल स्ट्रेन के दरमियान है, ये तो हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू का आपके सामने पेश किया था कि ये इस किस्म के ग्राफ होगा। बाकी जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होंगी, जो जहाँ पे आप टेस्ट कम परफॉर्म कर रहे होंगे लेबोरेटरी में, बेसिकली आपने उसी वैल्यू के हिसाब से इसको ड्रा करना है इसमें। अच्छा, इनकी जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जो हमारे पास जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज का मतलब ये है कि अगर आप जो नीचे एक्सियल स्ट्रेन देखो, इसमें जो 0 से लेकर 2% तक, मतलब 0 से लेकर 2% तक अगर आप देखें, ये बिल्कुल ऑरिजिन से स्टार्ट होगा जो इनका, और जो है ये बिल्कुल ऐसे समझ लो स्टीपली, स्टीपली का मतलब यह है बिल्कुल लिनियर तरीके से गया हुआ है। ओके, तो जो इसमें तो इस रेंज के दरमियान जो हमारे पास साइल है वो इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक का मतलब यह है कि हम लोड अप्लाई कर लेते तो इसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, जो ही हम अनलोडिंग करेंगे तो ये अपने जो इनका ओरिजिनल शेप है उसको सस्टेन कर लेता है। okay? अच्छा, जो तीसरी पॉइंट है कि पोर आर स्टिल एडजस्टिंग, इसका मतलब यह है कि इसमें जो पोर माइक्रो वाइड है, इसमें स्पेस वगैरह पार्टिकल के दरमियान, वो इसकी एडजस्टिंग स्टेज है इस रीजन में। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि जो हमारे पास बिल्कुल स्टीपली है राइजेज है, जो 0 और 2% का स्टेन के दरमियान, कि जो इसमें जो साइल है वो स्टिफ एंड एंटिक, ऐसे समझ लो बिल्कुल स्टिफ साइल को, कि इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या जो फेल्योर वगैरह का कोई ऐसे चांसेस नहीं है इसमें। अच्छा, जो दूसरा इंटरमीडिएट स्टेज है कि 2 से लेकर 10% के दरमियान, इसमें अगर आप देखो इसमें जो ऐसे समझ लो इसमें थोड़ा सा ऐसे समझ लो डिविएशन या स्लोप वगैरह इसमें आ गया है। देखो कि जो कंटिन्यूअस राइजिंग थी वो बेसिकली इसमें थोड़ा स्लोप की तरफ ऐसे समझ लो ग्रेजुअली वहां पे आ रहा है। तो जो साइल है वो ऐसे समझ लो कि इस रीजन में ऐसे समझ लो कि ये जो इलास्टिक स्टेज है वो प्लास्टिक स्टेज में एंटर हो रहा है। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है क्या कि साइल पार्टिकल स्टार्ट रीअरेंजिंग, कि जो हमारे पास पहले वाले में जो है वो इसमें कंपैक्शन हो रही थी, इसमें जो इस वाले में है रीअरेंजिंग हो रही है, कोई साइल पार्टिकल वगैरह जो है इधर उधर से कोई रीएडजस्टमेंट हो रही है। तो जो इसमें शेयर स्ट्रेंथ है, क्योंकि जाहिर बात है लोड बढ़ेंगी तो इसमें एनटेक होगा, तो इसमें जो शेयर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा इसमें। और जो तीसरी पॉइंट है कि जो पोर प्रेशर है वो इसमें डेवलप हो रहा है, जो क्या नाम है कंसोलिडेटेड अंडर जो शेयर टेस्ट है इसमें। अच्छा, जो तीसरा है हमारे पास पीक या फेल्यूर जोन जिसको बोलते हैं, जिसको आमतौर पर हम ऐसे समझ लो कि 15 और जो 20 के दरमियान जो स्टेन है, बेसिकली इसमें बिल्कुल मैक्सिमम जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हम अचीव कर लेते जो डिविएटर स्ट्रेस वगैरह है। इसके बाद जो है इसमें जो है डाउनवर्ड ग्रेडिंग शुरू होती है, किसमें
डाउनवर्ड ग्रेडिंग का मतलब है इसमें कोई शार्प पीक नहीं होती कि ऐसे अचानक ऐसे बिल्कुल मैक्सिमम पर चले जाए और अचानक इसमें बेंड हो जाए, मतलब ये ग्रेजुअली होता है, मतलब शार्प पीक नहीं होती, स्मूथ फ्लैटनिंग होती है। तो जो इस स्टेटस के दरमियान जो इनकी फेल्यूर कंडीशन है, ऐसे समझ लो ये फेल्यूर कंडीशन इनका स्टार्ट हो गया, तो जो इसमें साइल है वो बिल्कुल ऐसे समझ लो डक्टाइल बिहेवियर में होता है, कि इसमें कोई सडन कोलेप्स वगैरह नहीं होती, मतलब इसमें डक्टिलिटी होती है इसमें। अच्छा, जो इनकी फोर है पोस्ट पीक बिहेवियर का मतलब ये है कि जो हमारे पास करो है स्लाइटली फ्लैट एंड नो ड्रॉप, कि इसमें ऐसे समझ लो कि करो ड्रॉप तो नहीं होता, ऐसे समझ लो इनकी थोड़ा फ्लेटेड होता है, फ्लेटन पोजीशन में वगैरह आ जाती है, जो आखिरी स्टेज है इनका। तो जो इसमें इनकी इंटरप्रिटेशन है कि जो हमारे पास स्टेन हार्डनिंग बिहेवियर वगैरह इसमें आ जाता है, स्टेन हार्डनिंग बिहेवियर। और जो दूसरी चीज़ है कि जो इसमें साइल ग्रेन स्ट्रेंथ है, डिफॉर्मेशन वगैरह वो आ जाती है। जो तीसरी है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले वगैरह, ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास कंसोलिडेटेड क्ले होता है नॉर्मल, कि इनकी जो एक नॉर्मल बिहेवियर वगैरह ऐसे समझ लो। अच्छा, जो कि जो टेक्निकल पैरामीटर है जो हम ग्राफ वगैरह से कर लेते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे पास डिविएटर स्ट्रेस आ जाता है, वो जो ऐसे हाइपोथेटिकल ग्राफ में आया, वो थ्री थ्री 30 से लेकर 340 किलो पास्कल के दरमियान में। तो ये बेसिकली ये क्या है, अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ वगैरह के उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ जो जिसको हमने एस यू से रिप्रेजेंट किया था, वो होता क्या है कि अगर डिविएटर स्ट्रेस का हम दो से, मतलब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि जो डिविएटर स्ट्रेस है उसका हम टू पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ की होगी, जो उसको हम एस यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इन केस में हमारे पास 165 से लेकर 170 किलो पास्कल वगैरह हाइपोथेटिकल वैल्यू है, तो आपके पास जो लेबोरेटरी में वैल्यू आ जाती है, आपने उसी के हिसाब से इसको लेना है। अच्छा, ये कुछ फाइल बिहेवियर है जो ग्राफ के बेसिस पे हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास शार्प, जैसे हमारे ग्राफ में कोई शार्प पीक नहीं है, मतलब ऐसे समझ लो इसमें डक्टाइल बिहेवियर है। तो जो अगर हम डायरेक्ट फेल्यूर नहीं आ जाती तो इसी साइल को हम बेसिकली डक्टाइल साइल भी उतारते हैं। अगर इस किसी में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे समझ लो कि इसमें स्टेन हार्डनिंग का फिनोमेना है। अगर इसमें स्मूथ करो है बिल्कुल लीनियर तरीके से, तो ऐसे समझ लीजिए कोहेसिव साइल है। तो जो कंक्लूजन है कि जो हमारे पास क्ले साइल है नॉर्मली वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में बेसिकली इनका यही बिहेवियर होता है कि जो शार्प पीक भी नहीं होता, कंटिन्यूसली इसमें इंक्रीज होता है, मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, और जो स्मूथ कर रहे हैं इनमें कोहेसिव जो इनिशियल इनका रेंज है इलास्टिक बिहेवियर में, ये बेसिकली इसी को जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले साइल है इसी की बिहेवियर है। अच्छा, इसकी कुछ इंजीनियरिंग जो सिग्निफिकेंस है क्या है, जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि फाउंडेशन डिजाइन में हम यूज कर सकते हैं, स्लोप स्टेबिलिटी है उसमें भी यूज कर सकते हैं, जो बेरिंग कैपेसिटी वगैरह अगर हमने फाइल या फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली उसी में हम इसको यूज कर सकते हैं। जो सिंस साइल इज डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब यह है कि इसमें अगर हम लोड वगैरह अप्लाई कर लेते तो इसमें एकदम इसमें फेल्यूर नहीं आ जाता, मतलब इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको वार्निंग दे देता है, पहले या कुछ डिस्टार्जन होगा या क्रिक्स वगैरह होंगी, इस तरह नहीं होता कि अचानक सारी चीजें टूट जाए एकदम से। तो जिसमें ऐसे समझ लो ग्रेजुअल फेल्यूर होता है, जो सेफर, जो कि एक ऐसे समझ लो एक इंजीनियरिंग की कोशिश ही होती है कि पहले तो फेल्यूर होना, अगर फेल्यूर होगा भी तो किसी ऐसे बिहेवियर से होगी ताकि हमें जो एस्केपिंग टाइम है वो मिल जाए। तो जो तीसरी चीज है जो आखिरी, सुटेबल फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के, जहाँ पे अगर फाइल की ऐसे बिहेवियर है तो ऐसे समझ लो वहाँ पे आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वगैरह कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। शुक्रिया। नजरीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो डिविएटर स्ट्रेस और जो एक्सियल स्ट्रेन है इनके ग्राफ को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। बल्कि सबसे पहले हमने डिविएटर स्ट्रेस को एक्सप्लेन किया कि ये होता क्या है, जो इनका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है इनके साथ इनका क्या ताल्लुक है, इनकी जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है या जो इंजीनियरिंग मीनिंग है वो क्या है, और इसके साथ साथ जो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमने सारे डिटेल से एक्सप्लेन किया। और आखिर में जो इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि इसको हम जो इनका अनड्रेन शियर स्ट्रेस है वो कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं डिविएटर स्ट्रेस से, हाँ, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ इसके बारे में अगर आपका कोई कमेंट्स है या सवाल है तो आप कमेंट्स में कर ले। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक और
बुक भेज दिया है, वहाँ पे आप कमेंट्स कर लें, इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब मिलेगा। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है मेरे पिछले लेक्चर की, आपने अगर मेरे लेक्चर का फ़ायदा उठाना है तो तरतीब से देखें, स्टार्ट से देखें, इंशाल्लाह कि आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया।